हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो चैप्टर 1 है, इसका सेकंड पार्ट का वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लास्ट में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें हो गया पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं रिव्यू इसलिए लेता हूँ आप लोग को समझने में आसानी होगा, या जहाँ से आपने वीडियो छोड़ा था फिर उससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको रिव्यू ले लेता हूँ उस चीज़ का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो चीज़ हो गया जिसमें केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डील करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग वो चीज़ हो गया जो कॉस्ट कंट्रोलिंग, बजटिंग या फिक्सेशन ऑफ सेल प्राइस में डील करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो चीज़ हो गया जो स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग या पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टाफिंग के लिए, मतलब जो भी स्टाफ के लिए या मैनेजमेंट के लिए जितना भी पॉलिसी फ्रेम होता है कंपनी में, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विस रेंडर करता है। अभी आगे देखते हैं। आज की सेशन में ये पार्ट टू वीडियो है चैप्टर 1 का। तो पहले हो गया बुक कीपिंग, दूसरा हो गया अकाउंटिंग, तीसरा हो गया अकाउंटेंसी। इसका कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, इसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, वो सब चीज़ देखेंगे। बुक कीपिंग का मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ। आप लोगों ने पहले बहुत सारा पुराना मूवी में देखे होंगे, मुनीम जी करके एक किरदार होते थे। मुनीम जी क्या करते थे, ज़मींदार का या साहूकार का हिसाब किताब मेंटेन रखते थे। वो लाल पगड़ी में उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो ड्रेस रहता है, लाल पगड़ी का रहता है, वुडन बेंच में उनको एक बही रखते थे, मतलब एक नोटबुक रखते थे, उसमें वो हिसाब मेंटेन करके रखते थे। मतलब किस व्यक्ति को कितना दिया है, उसके ऊपर कितना ब्याज आया है, उससे कितना कलेक्शन हुआ है, या उससे कितना ड्यू है, कितना अमाउंट पेंडिंग है उससे वसूली करने का या रिकवर करने का, वो सब चीज़ मुनीम जी का काम होता था। मतलब वो क्या करते थे, साहूकार के लिए या ज़मींदार के लिए जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके रखते थे। साहूकार जब पूछते थे उसका उनको हिसाब देना पड़ता था। उस चीज़ को आज की डेट में भी हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग में बिजनेस में क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में, डेली बेसिस में, रूटीन वर्क ये हो गया। जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग हो गया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting and communicating to the end user। फाइनेंशियल डाटा को हम एंड यूजर को लास्ट में प्रोवाइड करते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा और फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो फाइनली प्रिपेयर होता है एंड यूजर को हम सबमिट करते हैं। एंड यूजर उससे इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करने का कि नहीं, या कंपनी ग्रोथ कर रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ वो एंड यूजर का काम है, वो देखेंगे। अकाउंटिंग ये चीज़ का हो गया। अकाउंटेंसी का मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग में जो नॉलेज इस्तेमाल होता है, जो टेक्निक इस्तेमाल होता है, जो पॉलिसी इस्तेमाल होता है, जो रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, वो सब चीज़ को अकाउंटेंसी कहते हैं। मैं आपको थोरोली इधर लिख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, recording, classifying, summarizing। रिकॉर्डिंग होता है जर्नल में, क्लासिफिकेशन होता है लेजर में, समराइजिंग होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, लास्ट में बैलेंस शीट। ये सब प्रिपेयर करने में जो रूल्स, जो फार्मूला, जो नॉलेज इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं अकाउंटेंसी। मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग में जो नॉलेज इस्तेमाल होता है, जो पॉलिसी इस्तेमाल होता है, जो मेथड इस्तेमाल होता है, उस नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं। फर्क आपको समझ में आ गया क्या? बुक कीपिंग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग किसको कहते हैं, अकाउंटेंसी किसको कहते हैं। अभी इन तीनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, वो सब चीज़ हम आगे देखेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिस्टिंक्शन है वो देखेंगे।
बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है वो देखेंगे। पहले देखेंगे, पहला है स्टेज। स्टेज के हिसाब से पहला है बुक कीपिंग। ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब प्राइमरी स्टेज। मतलब पहले बुक कीपिंग होता है, उसके बाद अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग हो गया सेकेंडरी स्टेज। मतलब पहले बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग के ऊपर बेस करके सेकेंडरी स्टेज में या नेक्स्ट स्टेज में अकाउंटिंग होता है। ये हो गया स्टेज। दूसरा हो गया स्कोप। स्कोप के हिसाब से बुक कीपिंग रेलेवेंट टू रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बुक कीपिंग केवल क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है, पोस्टिंग करता है, बैलेंसिंग करता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तक ही रहता है, सीमित है। लेकिन अकाउंटिंग is addition to bookkeeping, includes summarizing, analyzing, interpreting and communicating the information. bookkeeping केवल रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड ट्रायल बैलेंस तक ही सीमित रहता है, लेकिन अकाउंटिंग बुककीपिंग होने के बाद समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू द एंड यूजर। उसके बाद नेचर। नेचर, द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। बुक कीपिंग रूटीन बेसिस में, मतलब डेली बेसिस में होता है, और क्लैरिकल इन नेचर होता है, मतलब बहुत माइन्यूटली रिकॉर्ड करना पड़ता है डेली बेसिस में, उसको कहते हैं क्लैरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इन नेचर। अकाउंटिंग का फंक्शन होता है एनालिटिकल, मतलब बहुत सारा उसमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, और वो एग्जीक्यूटिव इन नेचर, मतलब बहुत स्किल वाला आदमी उसको हैंडल करता है अकाउंटिंग को। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक records of financial transaction of business. नेचर की बात ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी एम। एम क्या है बुक कीपिंग का? सिस्टमेटिक वे में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करने का। जबकि अकाउंटिंग का है, मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज टू ascertain the net result and financial position of the business and to communicate them to interested party. अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? नेट रिजल्ट डिस्क्लोज करने का ईयर एंड में, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा, ताकि बिजनेस का स्टेटस क्या पता चलेगा, वो सब चीज़ को पब्लिश, सब चीज़ को सबमिट करने का एंड यूजर को, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है बिजनेस का। उसमें अभी देखते हैं स्टाफ इन्वॉल्वमेंट। स्टाफ इन्वॉल्वमेंट मतलब कौन सा स्टाफ उस चीज़ को करता है। द बुक कीपिंग वर्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जूनियर स्टाफ में, लोअर लेवल में जो स्टाफ होते हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं रहेगा भी तो चलेगा, वो क्योंकि सिस्टमेटिक वे में ट्रांजैक्शन को लिखने का ही तो काम है बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द जूनियर स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ परफॉर्म्स द अकाउंटिंग वर्क। सीनियर स्टाफ जिसको स्किल है, जिसको नॉलेज है, वही केवल अकाउंटिंग का काम करते हैं। लास्ट में देख, छठा हो गया स्किल। बुक कीपिंग में स्किल वाला आदमी का जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि स्किल कम होगा तो भी रिकॉर्डिंग हो सकता है। अकाउंटिंग में स्किल वाला आदमी का जरूरत होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रिंसिपल टेक्निक अप्लाई होता है। सुपरविजन, बुक कीपिंग वर्क कौन करता है? जूनियर स्टाफ। वो अकाउंटेंट का काम को सुपरवाइज नहीं कर सकता है। अकाउंटेंट का काम क्या है? अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग जो जूनियर लेवल में जो स्टाफ करते हैं, उसको अकाउंटेंट वेरीफाई कर सकता है या सुपरविजन कर सकता है, लेकिन जूनियर वाला स्टाफ जो बुक कीपिंग करते हैं, वो अकाउंटेंट का काम को वेरीफाई नहीं कर सकता है, या रीचेक नहीं कर सकता है, या स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता है, लेकिन अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बुक कीपिंग डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग।
अभी देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है, पहले फिर मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द एंड यूजर, मतलब फाइनेंशियल डाटा एंड यूजर को सबमिट कर देने का, इतना तक अकाउंटिंग है। अकाउंटेंसी का मतलब स्किल, नॉलेज, रूल्स रेगुलेशन फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उस टेक्निक को कहते हैं अकाउंटेंसी। मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग में जो रूल्स रेगुलेशन का नॉलेज इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं अकाउंटेंसी। फर्क इतना ही है, आगे जाके स्टेप वाइज हम देखेंगे। मीनिंग के हिसाब से पहले हो गया मीनिंग। मीनिंग के हिसाब से मैं आपको पहला स्टेप क्लियर कर चुका हूँ। दूसरा स्टेप है स्कोप। स्कोप के हिसाब से अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, इट इज नैरो इन स्कोप। अकाउंटिंग कहाँ शुरू होता है, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है अकाउंटिंग शुरू होता है, लेकिन अकाउंटेंसी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को लेकर चलता है, ये वाइडर स्कोप है। इट इज मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। फंक्शन, फंक्शन में the main function of accounting is to ascertain the net result and financial position of the business and communicate them to interested party। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है, नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन रिवील करने का और इंटरेस्टेड पार्टी को वो सब चीज सबमिट कर देने का। अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या है, अकाउंटेंसी इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, लेकिन वो डिपेंड है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के ऊपर। चौथा है डिपेंडेंसी। अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बुक कीपिंग जब तक खत्म नहीं होता है अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता है। और अकाउंटेंसी क्या करता है, अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के ऊपर डिपेंड है। अभी देखते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहला स्टेप आ गया रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब क्या रिलेवेंट है, हम जब फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या चीज़ रिलेवेंट है, जितना भी चीज़ रिलेवेंट है उसको हमको रिवील करना पड़ेगा, कोई कंसीलमेंट नहीं हो पाएगा, सब चीज़ रिवील करेंगे ताकि लास्ट में एंड यूजर उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। इतना ही है, रिलेवेंस का मतलब इतना ही है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं फाइनेंशियल डाटा में, वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही चाहिए, या बिजनेस का जितना भी एम है वो सब चीज़ फुलफिल होना ही चाहिए। रिलेवेंस इन क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल होना ही चाहिए थर्ड पार्टी के लिए या इंटरेस्टेड पार्टी या बिजनेस के लिए। रिलेवेंस implies that all those items of information should be reported that way help the user accounting information is making useful decision। मतलब जो थर्ड पार्टी है वो यूजफुल डिसीजन लेने के लिए वो सब चीज़ इंफॉर्मेशन यूजफुल होना चाहिए, जो रेलेवेंट है वही चीज़ फाइनेंशियल डाटा में डिस्क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल रिपोर्टिंग डेप्टर्स इन द बैलेंस शीट, मतलब जितना भी हमारा पैसा उधारी पे गया है, जो उधार लिया है उसको बिजनेस के लिए उसको कहते हैं डेटर। तो हमको अगर बैलेंस शीट में दिखाने का है डेटर, तो कितना डेटर उसका संख्या नहीं दिखाने का, उसको अमाउंट डिस्क्लोज करने का, कितना हमारा डेप्ट आउटस्टैंडिंग है। मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब वो रिकवर होना पेंडिंग है, हमने कितना पैसा बाहर दिया है वो सब चीज़ हमको वसूली करने का या रिकवर करने का, या हमको वो सब चीज़ कलेक्शन करने का, उसका टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन उसका टोटल संख्या में नहीं दे सकते हैं। डेटर कितना है, 100 डेटर है, ऐसा उसको कोई मीनिंग नहीं आएगा, लेकिन 100 करोड़ का डेप्ट हमारा कलेक्शन पेंडिंग है, ये बैलेंस शीट में मीनिंगफुल लगता है। इसका मतलब
ये रिलेवेंस हो गया। रिलेवेंस का अर्थ है क्या चीज़ मीनिंगफुल है वो सब चीज़ फाइनेंशियल डाटा में डिस्प्ले होना चाहिए, रिवील होना चाहिए या डिस्क्लोज होना चाहिए। ये हो गया रिलेवेंस। रिलेवेंस की बात रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेट या एग्जैक्ट होना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, मिसहैंडल नहीं होना चाहिए या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। Reliability is another qualitative characteristic of accounting information that make it useful for decision making. मतलब चीज अगर रिलायबल है तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। Accounting information must be reliable. Reliability implies that the information must be verifiable. मतलब जो information reliable है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे उसका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे हमने कुछ परचेज किया उसका परचेज बिल होगा, उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कितना परचेज हुआ है, उसका एविडेंस है उसका परचेज इनवॉइस। The accounting information is said to be verifiable if such information can be verified from original documents such as cash memos, invoice agreements, sales deed. Verifiable ensures that truthfulness of the transaction which can be independently checked by anyone. For example, recording of fixed assets at actual cost is most reliable since it can be independently verified from documents. मतलब कोई अगर ऐसा एसेट है तो हमने उसको बैलेंस शीट में दिखा है तो कॉस्ट प्राइस में उसको रिकॉर्डिंग करने का एजम्पशन है, उसको हम आज की डेट में उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। वो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? क्योंकि उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, उसका कोई परचेज डॉक्यूमेंट होगा, तो ये रिलायबल चीज़ हो गया, मतलब हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये रिलायबिलिटी का एक इम्प्लीकेशन है, मतलब ये रिलायबल है। लेकिन हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये मैन मेड है, ये एजम्पशन है, ये अकाउंटिंग का फंडा है, इसको एजम्पशन ही मानेंगे, ये रिलायबल नहीं हो सकता है डेप्रिसिएशन का प्रोसेस। तीसरा हो गया अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब आसानी से समझा जा सके, ऐसे प्रेजेंट करेंगे उसको आसानी से समझ पाएंगे थर्ड पार्टी या इंटरेस्टेड पार्टी ऑफ बिजनेस। Accounting information should be presented in a very simple manner so that it can be understood easily by the users. मतलब accounting information ऐसा प्रेजेंट करेंगे थर्ड पार्टी या एंड यूजर उसको आसानी से समझ पाएगा, उसके ऊपर वो डिसीजन ले पाएगा। A person not having any accounting knowledge should be able to understand the information disclosed without much difficulty. मतलब जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होगा फिर भी उसको आसानी से समझ आए ऐसा मैनर में उसको हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। दिस कैन बी डन बाय गिविंग एक्सप्लेनेटरी नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेटरी नोट्स रिगार्डिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री etc शुड बी गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब उसको आसान करने के लिए फुटनोट देना पड़ेगा, उसको नोट में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं कि ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, उसको आसानी से समझने के लिए हम ऐसे नीचे नोट दे सकते हैं। चौथा हो गया कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी इज वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंपेयर करने मतलब एक दूसरे के साथ हम मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस, उसको कहते हैं कंपेरेबिलिटी। टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स अलॉन्ग विद द फिगर्स ऑफ करंट ईयर। मतलब कंपेयर अगर करेंगे अपना कंपनी का प्रीवियस ईयर का क्या स्टैंडर्ड था, आज की डेट में क्या है, प्रीवियस ईयर का कितना प्रॉफिट था या लॉस था, आज की डेट में क्या प्रॉफिट या लॉस है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये एक ही अनुष्ठान में अगर कंपेयर करेंगे पिछला साल का ये साल का, उसको कहते हैं इंट्रा कंपैरिजन। और इंटर कंपैरिजन मतलब अपना सेम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एक दूसरा भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दोनों का काम सही है, तो उसका प्रॉफिट और अपना प्रॉफिट को अगर मेजर करेंगे ये हो गया इंटर कंपेरेबिलिटी। मतलब इंटर कंपेरेबिलिटी मतलब दोनों इंडस्ट्री के अंदर कंपेयर करेंगे। इंट्रा मतलब एक ही इंडस्ट्री के अंदर दोनों अकाउंटिंग पीरियड का जितना भी कंपैरिजन है उसको कहते हैं इंट्रा। इंटर का मतलब दोनों डिफरेंस इंडस्ट्री में, मतलब दो अलग अलग कंपनी के साथ जो कंपैरिजन होता है उसको कहते हैं इंटर कहते हैं। अभी देखते हैं यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन यूज करते हैं? एक तो हो गया इंटरनल, दूसरा हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल पार्टी, दूसरा हो गया एक्सटर्नल पार्टी।
इंटरनल में हो गया, पहला इंटरनल यूजर हो गया ओनर, दूसरा हो गया मैनेजमेंट। इंटरनल में पहला पार्टी हो गया सेकंड हो गया मैनेजमेंट। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन इस्तेमाल करते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे इंटरनल पार्टी और एक्सटर्नल पार्टी। इंटरनल पार्टी में फर्स्ट हो गया ओनर, दूसरा हो गया मैनेजमेंट। अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओनर, ओनर आर द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड बियर मैक्सिमम रिस्क एंड गेट मैक्सिमम रिवॉर्ड। ओनर मतलब जो मालिक है, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको मैक्सिमम रिस्क लेना पड़ता है। मैक्सिमम रिस्क लेगा तो मैक्सिमम रिवार्ड भी लास्ट में मिलेगा। Since owners have invested capital in the business, they need information about how much profit is earned or loss incurred by the business। मतलब मालिक ने पैसा अगर इन्वेस्ट किया है उसको जानना जरूरी है कि बिजनेस में उसको प्रॉफिट जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उसका पोजीशन उसका जानने का हक है। दूसरा हो गया ओनर्स आल्सो नीड सच इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर दे शुड इन्वेस्ट मोर कैपिटल इन द बिजनेस और विड्रॉ देयर इन्वेस्टेड कैपिटल फ्रॉम बिजनेस। अगर बैलेंस शीट में वो चेक करेगा, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो उसको इच्छा भी होगा आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करेगा उसका कैपिटल का, मनी को बढ़ाने का। अगर लॉस में जा रहा है तो उसका विड्रॉ करने का इच्छा होगा क्योंकि पैसा डूबने का चांसेस ज़्यादा है, उससे अच्छा पैसा निकाल लेगा। उसके बाद मैनेजमेंट, ओनर का कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं मैनेजमेंट। Management needs accounting information to make decisions such as determination of selling price and strategic such as how to control the cost। मैनेजमेंट क्या चाहेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट से कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो सकता है या स्ट्रैटेजिक पॉलिसी या स्ट्रैटेजिक डिसीजन कैसे ले सकता है, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ न्यू प्लांट, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। ये सब चीज़ हो गया स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगा, इसलिए इसको स्ट्रैटेजिक डिसीजन कहते हैं। Management needs accounting information to compare the performance of the enterprise with other similar enterprise in the industry। मैनेजर क्या करता है, फाइनेंशियल डाटा से अपना जो कंपनी है दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर भी करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट का, या अपना ही कंपनी का ये साल का डाटा के साथ पिछले साल की डाटा भी कंपेयर करते हैं। मैनेजमेंट हो गया। अभी देखते हैं एक्सटर्नल यूजर, ये कंप्लीट हो गया। अभी बचा एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल पार्टी या एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में आते हैं एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तीसरा हो गया पोटेंशियल इन्वेस्टर, चौथा हो गया क्रेडिटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्च। ऐसा 7 पार्टी है। तो एक एक करके देखते हैं। एम्प्लॉय एंड वर्कर, एम्प्लॉय एंड वर्कर usually employee are entitled to bonus and increment at the end. Such bonus as increment is generally based on the performance of the enterprise. Hence employee use accounting information to know the plan about their remuneration and future prospects। हर साल ईयर एंड में एम्प्लॉय या वर्कर वो लोग चाहते हैं कि अपना सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट हो जाए। इंक्रीमेंट मतलब कुछ इंक्रीज हो जाए, ताकि वो जानते हैं कि इंक्रीमेंट होगा तो खुशी का माहौल बनेगा, तो पहले ही तैयार रहते हैं। अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा है तो उनको इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा या बोनस ज़्यादा मिलेगा। दूसरा है कंपनी का पीएफ का फंड जो रहता है, एक पोर्शन वर्कर भरता है, दूसरा ऑन बिहाफ वर्कर कंपनी भरता है। वो सब चीज़ भी बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में डिस्प्ले करना पड़ता है कि वर्कर के लिए या एम्प्लॉय के लिए हमने कितना प्रोविडेंट फंड के लिए फंड डिपॉजिट किया या गवर्नमेंट को सबमिट किया है। दूसरा हो गया बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइज सो दैट दे कैन मेक फॉलोइंग डिसीजन। फाइनेंशियल रिपोर्ट में बैंक इसलिए इंटरेस्ट लेता है क्योंकि अगर बिजनेस का ग्रोथ होता है तो उसका निवेश किया हुआ पैसा सेफगार्ड है या सेफली रिटर्न आएगा। अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तो वो ज़्यादा मनी भी लोन के हिसाब से सैंक्शन कर सकता है। अगर उसमें लॉस में जा रहा है तो शायद उसका पैसा डूबने का चांसेस है, इसलिए बैंक इंटरेस्ट लेता है। बैंक की बात हो गया पोटेंशियल इन्वेस्टर। अगर बैंक की बात, हमको अगर पैसे का ज़रूरत है या कंपनी को पैसे का ज़रूरत है, वो थर्ड पार्टी से कंपनी पैसा उधार पे लेता है और वो चीज़ इन्वेस्ट करता है। क्रेडिटर या इन्वेस्टर वही चीज़ हो जाता है। इन्वेस्टर को भी हमेशा टेंशन रहता है कि उसका पैसा का वापसी कैसा होगा या रिकवरी कैसा हो जाएगा,
अगर कंपनी का पोजीशन अच्छा है तो रिकवरी हो जाएगा, कंपनी का पोजीशन नहीं है तो शायद उसका पैसा डूब सकता है। अभी देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जो उधार पे माल देता है या उधार पे सर्विस कंपनी को देता है, वो हो गया क्रेडिटर। मतलब उतना अमाउंट कंपनी को क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा जितने का उधार पे माल लिया है या उधार पे सर्विस लिया है। तो वो सब चीज़ भी क्रेडिटर भी देखते रहते हैं कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करते हैं? गवर्नमेंट या टैक्सेबिलिटी अथॉरिटी, जितना भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट भी नज़र रखा रहता है कि प्रॉफिट अगर है उस हिसाब से उसको टैक्स मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, जीएसटी वगैरह रिटर्न वगैरह सबमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है पब्लिक। पब्लिक में पब्लिक भी इंटरेस्ट रखते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में, ताकि उनको नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को सैलरी आएगा, सैलरी आएगा तो तरक्की होगा। और दूसरा बहुत सारा चीज़, बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वो गरीब पब्लिक को या अपने आसपास की पब्लिक को फ्री में एजुकेशन देते हैं, फ्री में हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, इसलिए जनरल पब्लिक भी इंटरेस्ट रखता है फाइनेंशियल रिपोर्ट में। लास्ट में हो जाता है रिसर्च एजेंसी। रिसर्च एजेंसी मतलब जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के ऊपर रिसर्च करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो देखते रहते हैं कंपनी ने परफेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि नहीं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया कि नहीं, कुछ मॉडिफाई तो नहीं किया। वो सब चीज़ देखते रहते हैं और लास्ट में वो सब चीज़ वेरीफाई करते हैं, वो अपना जर्नल में या अपना न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करते हैं। ये मेरा पहला जो चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ये कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्ते, आगे मिलते हैं सेकंड चैप्टर में।